वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे वैल्यू होती है और क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे हमारे पास है राजू ठेले वाला। अब इसकी शहर के बीचों बीच दुकान है, लेकिन अगर आज हम राजू भाई की वैल्यूएशन करें तो क्या उसकी वैल्यू में सिर्फ एक गैस सिलेंडर और उसके कार्ट की वैल्यू आएगी? नहीं, इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे जो उसने मार्केट में वैल्यू क्रिएट की है, जो उसने कस्टमर बनाए हैं, जो उन्होंने कस्टमर बेस प्रिपेयर किया है। तो इन सब वैल्यू को गुडविल कहते हैं। हमारे पास बर्गर का एग्जाम्पल है। सपोज ये एक लोकल वेंडर है जो बर्गर बना के बेचता है, और इसके कंपैरिजन में मैकडोनल्ड भी बर्गर बना के बेचता है। अब मैकडोनल्ड की मार्केट में अपनी एक इमेज है, एक ब्रांड वैल्यू है, जबकि इस लोकल सेटअप वाले को अपना ब्रेक इवन कैलकुलेट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, कॉस्ट रिकवर करनी भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वही मैकडोनल्ड का टेस्ट लोगों को पता है, तो उन्हें पता है कि वो कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो गुडविल के नाम का कर रहे हैं। कार्ट वाला चाहे प्राइस कम चार्ज कर रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस चार्ज कर रहा है, उसको हाई मार्केटिंग एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर को उसके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि उसका क्या टेस्ट रहेगा। लेकिन वही मैकडोनल्ड का प्राइस चाहे प्रीमियम प्राइसिंग है, लेकिन क्राउड का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, इसलिए वो लेस मार्केटिंग एफर्ट से भी मार्केट में सरवाइव कर जाएगा। राजू छोले वाला था, जो उसकी सिटी में मार्केट वैल्यू थी, काफ़ी सारा क्राउड था। लेकिन अगर हम उसके बिजनेस को खरीदने जाएंगे तो क्या हम सिर्फ गैस स्टोव और रॉ मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? नहीं, हम जो उसने इतने साल में एफर्ट्स लगा के अपनी मार्केट वैल्यू क्रिएट किया है, उसका प्राइस भी उससे चार्ज किया जाएगा। अगर हम राजू भाई के बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसकी क्राउड की वैल्यू। पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट ये है कि मार्केट में अगर कोई और वेंडर होता तो वो कितना प्रॉफिट कमाता, बाकी सब कितना कमाते हैं। द स्टैंडर्ड रिटर्न जो ऑर्डिनरी बिजनेस नॉर्मल मार्केट कंडीशन में कितना कमाता है। सपोज करो यहाँ पे कार्ट ने, कोई लोकल कार्ट है जिसने कैपिटल इन्वेस्ट की 5 लाख रुपीज़, और वो प्रॉफिट कमाता है 50,000 का। तो ये क्या हो गया? ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कि मार्केट में लोग नॉर्मल मार्केट कंडीशन में कितना कमाते हैं। हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है कि राजू मार्केट के कंपैरिजन में कितना कमाता है। पहले हमने देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट में लोग कितना कमाते हैं। अब हम देखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मतलब राजू मार्केट के कंपैरिजन में कितना कमाता है, उसे हम कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट स्पेसिफिक बिजनेस कितना जनरेट करता है। सपोज अपने टेस्ट और ब्रांड की वजह से राजू अर्न करता है 1,20,000 एनुअली, जबकि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा था? 50,000 एनुअली। हमने सबसे पहले देखा था कि ऑर्डिनरी वेंडर कितना कमाता है। ऑर्डिनरी वेंडर अगर कैपिटल इन्वेस्ट करता है 5 लाख रुपीज़ की, तो उस पर रिटर्न कमाता है 50,000, क्योंकि वहाँ ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं थी, ब्रांड लोगों को पता ही नहीं था, तो ब्रांड रिकग्निशन क्या थी? लो। अब वो नॉर्मल मार्केट कंडीशन में कितना कमाता था, उसे क्या कहते हैं हम? नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन वही यहाँ राजू भाई है, राजू भाई की कैपिटल अगर राजू भाई ने 5 लाख इन्वेस्ट की थी तो वो प्रॉफिट कमाता था 1,20,000 का। तो मार्केट में राजू भाई की इमेज थी, तो ब्रांड रिकग्निशन क्या था? हाई था। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या आता था? एवरेज प्रॉफिट। मतलब राजू भाई मार्केट के कंपैरिजन में कितना कमाता है, उसे हम कहते थे एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट क्या है? देखो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो राजू भाई ने कमाया, ये राजू भाई ने कमाया प्रॉफिट है, जिसकी ब्रांड वैल्यू थी, उनका प्रॉफिट आ रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। वही नॉर्मल मार्केट कंडीशन में हमने कमाया था 50,000। तो ये 1,20,000 और 50,000 के कंपैरिजन को ही हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। मतलब एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी कितनी हुई, एक्चुअल से नॉर्मल के बीच का गैप कितना हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो राजू भाई ने कमाया है। उन्होंने कितना कमाया है?
1,20,000 का। इसके कंपैरिजन में नॉर्मल मार्केट ने कितना कमाया था? 50,000। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स कितने आ गए? 70,000 के। प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? सपोज करो राजू भाई का बिजनेस अगर हमने आज परचेज कर लिया, तो राजू भाई के जो कस्टमर थे वो कस्टमर रिटेन होंगे। देखो फर्स्ट ईयर में तो 100% कस्टमर ही उन्होंने रिटेन कर लिए। सपोज यहाँ पे राजू ने अपना बिजनेस सोनू को दे दिया, तो चाहे बिजनेस सोनू को हैंड ओवर हो गया, लेकिन राजू भाई का नाम की वजह से फर्स्ट ईयर में 100% ही कस्टमर रिटेन किए गए। सेकेंड ईयर में हो सकता है कि धीरे धीरे कस्टमर कम हो गए हो, तो यहाँ 70% रिटेंशन रहा, और थर्ड ईयर में 40% रिटेंशन रहा। तो ब्रांड वैल्यू की वजह से कितना कस्टमर बेस कितने साल तक उसने रिटेन किया गया, इसलिए हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। एस्टिमेटेड टाइम बायर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता रहेगा इन 3 सालों में विदाउट एक्स्ट्रा मार्केटिंग एफर्ट। बिना मार्केटिंग एफर्ट के भी सोनू को कितना बेनिफिट होता रहेगा, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। मतलब कितने सालों तक वो बेनिफिट मिलता रहेगा राजू की गुडविल का सोनू को। हम गुडविल की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आया था नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल मार्केट कंडीशन में हमने कमाया था। फिर हमारे पास आया था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो राजू भाई ने कमाया था। उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था? हमने कैलकुलेट किया था एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट वो था जो राजू भाई ने कमाया था 1,20,000, और नॉर्मल प्रॉफिट था हमारा 50,000। तो हमारी सुपर प्रॉफिट्स आ गए 70,000। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास थे, देखो 3 इयर्स थे, तो यहाँ पे 70,000 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी फाइनल गुडविल की वैल्यू आ गई 2,10,000। देखो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो नॉर्मली कोई भी मार्केट में कमाता। राजू भाई ने जो कमाया वो हमारा था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस होता है, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कितने सालों तक उस पुरानी गुडविल का बेनिफिट नए सेल बायर को मिलता रहेगा। पास गुडविल की एंगेजमेंट के लिए 3 मेथड्स हैं। देखो सबसे पहले क्या है, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट वो है जिसे हम छू नहीं सकते, पर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये काफी बार पूछ लिया गया कि गुडविल क्या फिक्टिशियस एसेट है? नहीं, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट का क्या मतलब हो गया? फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होती है जो बैलेंस शीट में आती ही नहीं है। जैसे कोई अनरिटर्न ऑफ लॉसेस हो गए, अनरिटर्न लॉसेस हो गए, या कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का भारी खर्चा हो गया, ये बैलेंस शीट में आते ही नहीं है, इसलिए उन्हें फिक्टिशियस कहते हैं। लेकिन गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आती है। अगर हम परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं, तो गुडविल क्या है? रियल एसेट है, बिकॉज इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट वो होगी जैसे कोई अनरिटर्न ऑफ लॉसेस हो गए या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए, जो बैलेंस शीट में नहीं आते। लेकिन गुडविल बैलेंस शीट में आती है, गुडविल फिक्टिशियस नहीं है। नेक्स्ट है कि ओनली परचेज गुडविल, जो गुडविल हम परचेज करते हैं हम सिर्फ वही बैलेंस शीट में दिखाते हैं। देखो हमने ये लास्ट क्लास में भी देखा था, जस्ट अ सेकेंड। कि हमारे पास 2 तरह की गुडविल होती है। एक है परचेज गुडविल, मतलब किसी का चलता चलाया काम खरीद लेना, परचेज करना। ये गुडविल बैलेंस शीट में आती थी। लेकिन अगर हमने खुद से अपना गुडविल बनाया, मार्केट में रेपुटेशन बनाई किसी बिजनेस की, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो बैलेंस शीट में नहीं आती, उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, राइट ऑफ क्यों करते हैं? अगर हम खुद से ही अपने बिजनेस की वैल्यू लगाएंगे तो हम तो वैल्यू इन्फ्लेट करके दिखा देंगे, ज्यादा वैल्यू दिखा देंगे गुडविल की, और फिर बैंक से लोन ले लेंगे
और जब बैंक पैसा रिकवर करने जाएगा तो उसे पता लगेगा कि हमने तो 50 लाख रुपए की बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रखी है, जबकि एक्चुअली हमारी गुडविल तो 10 लाख रुपए भी नहीं है। तो ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट ना हो, इसलिए S26 प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब जो बिजनेस हमने खुद से कमा के गुडविल बनाई है उसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। इन पास्ट प्रॉफिट को एज इट इज नहीं ले लेंगे। हो सकता है कि बिजनेस में कुछ अबनॉर्मल लॉसेस या अबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिए हों, तो हम पहले उसको कैलकुलेट करके रेक्टिफाइड प्रॉफिट निकालेंगे और फिर एवरेज प्रॉफिट करेंगे। देखो सपोज करो अब नॉर्मल लॉसेस दिए हुए हैं, जैसे कोई बिजनेस में आग लग गई हो, या कि किसी ने चोरी कर लिया हो, या वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का पैसा मिला हो। अब इन सबको हम ट्रीट करते हैं, हम क्या करते हैं, रॉ हिस्टोरिकल प्रॉफिट में जो अब नॉर्मल लॉसेस दिए हुए हैं उनको ऐड कर देते हैं। हम अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे प्रॉफिट्स में। लेकिन आप खुद सोचो, आप देखो कि अगर सपोज करो हमारे पास 1 लाख रुपए का गुड्स है और अगर उसमें से 20,000 लॉस हो जाता है, अब नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो प्रॉफिट हमारा 80,000 बचता है। तो आप तो कहोगे कि हमें लेस करना चाहिए था, हमने यहाँ पे ऐड क्यों किए अब नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखो, करंट प्रॉफिट अलग चीज है और फ्यूचर प्रॉफिट अलग चीज है। हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सपोज करो आगे चल के कोई कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में, तो वो क्या देखेगा, कंपनी का 80,000 का प्रॉफिट है, जबकि ये नॉर्मली थोड़ी ना कंपनी का 80,000 प्रॉफिट है। नॉर्मली तो कंपनी 1 लाख ही कमाती है। क्या बिजनेस में आग रोज रोज लगेगी? नहीं। क्या बिजनेस में चोरी रोज रोज होएगी? नहीं। इसलिए फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब नॉर्मल लॉसेस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसी तरह जैसे अब हम नॉर्मल लॉसेस ऐड करते हैं, तो अब नॉर्मल गेन भी हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ये भी हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस करते हैं। अगर हमें मशीन बेचने पे कोई प्रॉफिट हो जाता है, तो वो क्या प्रॉफिट हर बार होगा? अगर सपोज करो कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो मशीन तो एक ही बार बेचेगी, कोई बार बार उसका मशीन बेचने का काम थोड़ी ना है। और अगर उसने बेचा तो उससे प्रॉफिट हो गया, तो ये वन टाइम इवेंट है, अब नॉर्मल इवेंट है, रोज रोज होने वाला इवेंट नहीं है। इसलिए अगर कोई अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो हम उसे लेस कर देंगे, और कोई अब नॉर्मल लॉसेस होगा उसे हम ऐड कर देंगे। ये हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड और लेस करते हैं। हमारे को ये प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 2024 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 2025 में 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें एक अब नॉर्मल गेन ऐड है। अब नॉर्मल गेन को हमने हटाना है, अब नॉर्मल गेन को हम लेस करते हैं, और नेक्स्ट ईयर का हमारा 90,000 प्रॉफिट है, तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, 2024 का तो हम 80,000 ही लिख लेंगे। 2025 में हम 1,10,000 में से 10,000 लेस करेंगे जो अब नॉर्मल गेन है, तो यहाँ 1 लाख आएगा। और 2026 में हमने लिख दिया 90,000, तो अब हम इनका एवरेज करेंगे 80, 1 लाख और 90,000 का, 180 प्लस 90, तो ये आ गया हमारा 2,70,000। अब इस 2,70,000 हमने कितने साल के प्रॉफिट्स लिए? हमने 3 सालों के। 2024 फर्स्ट ईयर हो गया, 2025 सेकेंड ईयर हो गया, और 2026 थर्ड ईयर हो गया। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 9 से 27, तो ये 90,000 आ गया। अब इस 90,000 के प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितने सालों का प्रॉफिट परचेज किया उसने? 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट केस कर रहे हैं हम, 3 ईयर्स के लिए हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे, तो गुडविल की वैल्यू हमारी आ गई 2,70,000। देखो गुडविल की वैल्यू हमारी आ गई। देखो फर्स्ट ईयर में 80,000 का प्रॉफिट था, हमने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं की। सेकंड ईयर में 1,10,000 था, अब नॉर्मल गेन था, हमने लेस कर दिया तो 1 लाख आ गया। नेक्स्ट ईयर में 90,000 था, अब ये टोटल आ गया 2,70,000। 2,70,000 डिवाइड बाई 3 किया हमने, 90,000 आया। 90,000 को हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी 2,70,000 क्या आ गई, वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। देखा था ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? अचानक से होने वाला फायदा। अब अचानक से होने वाला फायदा, लॉटरी लग जाना, या इंश्योरेंस क्लेम का रिसीव हो जाना, या किसी ओल्ड मशीनरी से प्रॉफिट कमाना, तो ये सब एक प्रॉफिट को फॉल्स बूस्ट देते हैं, प्रॉफिट को फॉल्सली इंक्रीज करते हैं। इसलिए हम अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, लेस करते हैं। इसी के अपोजिट अब नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? अचानक से होने वाले लॉस।
अब ये तो इंसान की किस्मत की बात है कि उसका लॉस हो गया। अब ये कोई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी ना है, इसलिए अब नॉर्मल लॉसेस क्या है? लॉस बाय फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक या वॉलंटरी कंपनसेशन का पैसा देना, तो ये रोज रोज नहीं होते, इसलिए अब नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। देखो ये होता है, इसका एग्जांपल हो गया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अबनॉर्मल प्रॉफिट का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाना या लॉटरी लग जाना। जबकि बैड लक, फायर, अर्थक्वेक, लॉस ऑन सेल होना, ये सब हमारे अबनॉर्मल लॉसेस के एग्जांपल हैं। अबनॉर्मल प्रॉफिट्स को हम लेस करते हैं और अबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड करते हैं। प्रॉफिट्स हमारी इन्फ्लेट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा दिखाए जाते हैं, इसलिए हम इसे लेस कर देते हैं, और ये हमारी रेगुलर इनकम को छुपा लेते हैं, इसलिए हम इसे ऐड बैक करते हैं लॉसेस को। तो नॉर्मल प्रॉफिट में से क्या करेंगे हम? गिवन नेट प्रॉफिट में से एबनॉर्मल नेट प्रॉफिट लेस करेंगे और एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करेंगे, तो जो आएगा उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मतलब 3 ईयर्स का लास्ट का एवरेज प्रॉफिट लेना है हमने। अब 50,000 में अब नॉर्मल गेन है 10,000 का, हम एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं? लेस कर देते हैं, उसको आर्टिफिशियली बढ़ा के दिखा देते हैं। तो करेक्ट प्रॉफिट करने के लिए क्या करेंगे? हम उसमें से लेस कर देंगे। तो 50,000 में से हमने 10,000 लेस किया तो हमारा 40,000 आया। 40 कैसे आया? 50 माइनस 10। 40,000 का नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आया हमारा, जिसमें हमने अब नॉर्मल लॉसेस चार्ज किए 20,000। अब ये गलत प्रॉफिट दिखाते हैं, इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए हम लॉसेस को क्या करते हैं? ऐड। तो 40,000 प्लस 20,000 हमने किया तो ये आ गया हमारा 60,000। ये फर्स्ट ईयर का आ गया और ये आ गया सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर में 80,000 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 80,000 हमने एज इट इज ले लिया। अब हमने 40, 60, 1 लाख और 1,80,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हमने इसे एवरेज करना है। एवरेज करने के लिए हम लास्ट के 3 ईयर्स का प्रॉफिट लेंगे। देखो, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो 1,80,000 डिवाइड बाय 3 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60,000 का। अब इस 60,000 के एवरेज प्रॉफिट को गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। प्रॉफिट आ गया हमारा 60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिए हुए हैं 2, तो हमारी गुडविल आ गई 1,20,000 की। 1,20,000 हमारी गुडविल आ गई। देखो, हमारे पास फर्म के लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं, लास्ट 3 ईयर्स के 80,000, 1 लाख और 1,20,000। अब 80,000 तो हम एज इट इज ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट ईयर 1 लाख भी एज इट इज ले लेंगे क्योंकि इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। थर्ड में 1,20,000 में एक लॉटरी का प्राइस है 30,000। अब लॉटरी के प्राइस की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ के आ रहा होगा, मतलब ये क्या हो गया? अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब हम अब नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं। 1,20,000 में से हम 30,000 लेस करेंगे। 1,20,000 में से हमने 30,000 लेस किया तो ये आ गया हमारा 90,000। अब हमने इसे ऐड किया तीनों साल के प्रॉफिट्स को, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ये हमारे पास आ गया 2,70,000। अब हम इसको एवरेज करेंगे। 3 साल का प्रॉफिट है तो एवरेज भी 3 साल से करेंगे, तो ये आ गया हमारा 90,000 का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 इज पेबल बट वॉज नॉट डिडक्टेड इन एनी ईयर प्रॉफिट। अब हमें 10,000 का प्रीमियम देना था जो हमने पिछले तीनों साल के प्रॉफिट में से किसी भी साल में नहीं दिया। तो हम इस एवरेज प्रॉफिट में से, क्योंकि हमें ये 10,000 का प्रीमियम देना था, हमने नहीं दिया, तो अब हम अब दे देंगे, तो इसमें से 10,000 लेस कर देंगे। तो जो ये 80,000 यहाँ आएगा, ये आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमारे 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो 80,000 को
जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 2,40,000। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो प्रॉफिट जो अब नॉर्मल प्रॉफिट था वो हटा दिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट थर्ड ईयर में था तो थर्ड ईयर के प्रॉफिट से लेस कर दिया। 1,20,000 माइनस 30,000, फिर हमारा टोटल आ गया 2,70,000। अब इस 2,70,000 को हमने डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर के प्रॉफिट से किया। 3 साल का प्रॉफिट था तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 90,000। लेकिन इसमें एक ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हमने तीनों साल के प्रॉफिट में से किसी भी साल में लेस नहीं किया, जबकि ये लेस होना चाहिए था। तो हमने इस 90,000 में से 10,000 लेस किया तो हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 80,000। अब हमने इस 80,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज जो 3 ईयर्स है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी गुडविल की वैल्यू 2,40,000 आ रही है। देखो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं पिछले 3 सालों के 1,10,000, 90,000 और 1,50,000। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट्स लिख लिए पिछले 3 सालों के। $1,10,000, 90,000 और 1,50,000। अब इन्होंने लिखा है ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईयर 2, मतलब सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। एक मशीन थी 50,000 की जो हमने परचेज की थी, लेकिन हमने उसे रिपेयर दिखा दिया। अब देखो मशीन परचेज करना तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे फ्यूचर में काफी आने वाले सालों में बेनिफिट मिलता है। तो ये था हमारा कैपिटल खर्चा, लेकिन हमने उसे डेबिट कर दिया, रेवेन्यू कर दिया, रिपेयर को डेबिट कर दिया। अब कैपिटल खर्चे को हमने रेवेन्यू दिखा दिया, मतलब हमने गलत दिखा दिया। अब हम तो ये क्या हो गया, हमारा 50,000 का अब नॉर्मल लॉस हो गया। अभी सेकेंड ईयर में लॉस हुआ, सेकेंड ईयर में हम 50,000 ऐड कर देंगे। अब हमें पता है कि एसेट है तो डेप्रिशिएट भी होएगा, कैपिटल खर्चा डेप्रिशिएट भी होएगा। तो ये डेप्रिशिएट होएगा 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 50,000। अगर हम 50,000 को 10% से डेप्रिशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,000। अब आगे एक बार हमारा डेप्रिशिएट होने लग गया एसेट, तो वो आने वाले फ्यूचर ईयर में भी डेप्रिशिएट होगा। तो ये 5,000 हम फ्यूचर ईयर से भी लेस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि ये स्ट्रेट डाउन मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू, तो हम इसे स्ट्रेट डाउन वैल्यू पे ही कैलकुलेट करके 5,000 या 5,000 ही कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे एग्जामिनर मेंशन कर दे कि वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे है, तो अकॉर्डिंगली यह वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो हमने कैपिटल खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, मतलब उसे रेवेन्यू मान लिया। तो इससे क्या हो गया, होना तो चाहिए था लेस, लेकिन हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये एबनॉर्मल खर्चा है, एबनॉर्मल लॉस है। अब एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिंस इस सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, सेकेंड ईयर में हुआ है एबनॉर्मल लॉस, तो हमने सेकेंड ईयर में ऐड कर दिया। अब एसेट जो फ्यूचर के लिए बेनिफिट देता है उस पर हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन यहाँ दिया हुआ है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी 50,000। 50,000 पे अगर हम 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 आएगा। तो 5,000 आ गया। अब ये डेप्रिसिएशन आगे आने वाले फ्यूचर ईयर में भी दिखेगा, तो हमने नेक्स्ट ईयर से भी करेंगे। देखो ये तो 1,10,000 ही आ गया। अब 90 में प्लस किया हमने 50 और लेस किया 5, ये आ गया 1,35,000 और ये आ गया 1,45,000। अब इनका हमने टोटल किया 3,90,000। अब ये 3,90,000 3 ईयर के प्रॉफिट से आया है, तो 3,90,000 डिवाइड बाई 3, 1,30,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 2 किया तो 2,60,000 हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। देखो नेक्स्ट हमें दिए हुए प्रॉफिट्स दिए हुए लास्ट 3 ईयर्स के 2 लाख, 1,80,000 और 2,20,000, जिसमें एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, जिसे प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया गया है।
अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता, तो उसे हम लेस कर देंगे। अब यहाँ पे ये नहीं मेंशन कि ये किस साल में से लेस करेंगे, तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके और जो एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट आएगा उसमें से लेस कर देंगे। अब हमारे पास 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं 2 लाख 1,80,000, 1,80,000 और 2,20,000, तो ये आ गया हमारा 6 लाख। अब इस 6 लाख को हमने 3 साल के प्रॉफिट हैं तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 लाख। अब इस 2 लाख में से 20,000 का ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लेस कर देंगे, तो हमारा आ गया 1,80,000। अब गुडविल के लिए 2 ईयर परचेज है, तो इस 1,80,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3,60,000 गुडविल की वैल्यू आ गई। देखो इसमें ये नहीं मेंशन था कि हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किस ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम एवरेज प्रॉफिट से लेस कर देंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट गुडविल एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,50,000 में इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, मतलब ये अब नॉर्मल खर्चा है तो 30,000 ऐड हो जाएगा। 2 लाख में इंक्लूड VRS का खर्चा, अब ये भी हमारा अब नॉर्मल लॉस है, ये भी 40,000 ऐड हो जाएगा। 2,50,000 में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, ये अब हमारा अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो 70,000 यहाँ लेस हो जाएगा। तो 1,50,000 में 30,000 प्लस किया तो ये 1,80,000 आ गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में 2 लाख में ये 40,000 ऐड किया तो ये 2,40,000 आ गया। थर्ड ईयर में ये लेस किया तो 250 माइनस 70 ये आ गया 180, 180, 180, 360 और 240, ये हो गया हमारा 6 लाख। अब ये 6 लाख जो हमारा प्रॉफिट आया ये 3 सालों के लिए आया तो 2 लाख एवरेज हो गया। अब इस 2 लाख को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5 ईयर्स हैं इस बार, तो ये आ गया हमारा 3 लाख गुडविल की वैल्यू। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 5 लाख रुपीस और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। हमें पता है नॉर्मली जो मार्केट में कमाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है और 12% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये 60,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट करते थे हम, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट थे 90,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आ रहे हैं हमारे 60,000, तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने हो गए 30,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 90,000 माइनस 60,000, तो ये आ गया हमारा 30,000। अब इस 30,000 के सुपर प्रॉफिट को हम इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारी क्या आएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो ये 90,000 हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। देखो 5 लाख का 12% किया हमने, नॉर्मल इंडस्ट्री प्रॉफिट आया 60,000 और हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा था 90,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, इन दोनों का गैप 30,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 90,000। प्रॉफिट है क्या, देखो हर इंडस्ट्री का अपना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि कितना वो इन्वेस्ट करेगा और मार्केट में कितना कमाएगा। अब 10 लाख का 10% क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट जो आ गया हमारा 1 लाख। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100 क्या आया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट से अगर हमने नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दिया तो ये क्या आया हमारा सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हम इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। द फर्म हैज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100 करेंगे तो जो आएगा हमारा क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब 5 लाख का 10/100 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 70,000 का, तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज
एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 70,000 माइनस 50,000। सुपर प्रॉफिट हमारे आगे 20,000। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो 20,000 इंटू 3 60,000 की हमारी गुडविल आ गई। टोटल एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो वो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। अब देखो टोटल एसेट्स दिए हुए हैं फर्म के 8 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? टोटल एसेट 8 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज 2 लाख, तो 6 लाख का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब इस पे नॉर्मल NRR डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ गया हमारा 72,000। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा है 90,000। अब हम सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 90,000 में से जब हम 72,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18,000। 18,000 क्या हमारा सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18,000 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा 36,000 की गुडविल आ जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 4 लाख का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है 1 लाख और एस्टिमेटेड फेयर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स दिया हुआ है 10,000 पर एनम। अब ये देखो ये एवरेज एस्टिमेटेड है तो ये फ्यूचर के एक्सपेंस हैं, इसको हम एवरेज प्रॉफिट से लेस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या था? 1 लाख में से ये एस्टिमेटेड एक्सपेंस लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90,000 का प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100, तो 4 लाख का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, NRR है हमारा 15, तो ये आ गया हमारा 60,000। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 90,000 माइनस 60,000, तो ये 30,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल इस केस में है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इंटू 2 करके 60,000 हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इस देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स के। देखो नॉर्मल प्रॉफिट तो हम यही निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100, 10 लाख इंटू 10 बाय 100, तो ये आ गया 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब ये 1,20,000 में अब नॉर्मल गेन है तो लेस कर देंगे हम 20,000, इसमें अब नॉर्मल लॉस है तो ऐड कर देंगे 20,000 और ये एज इट इज़ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1,20,000 में से 20,000 अगर हम लेस करेंगे ये आ जाएगा 1,30,000 में अगर हम 20 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,50,000 और ये आ जाएगा हमारा 1,70,000, तो 1,150 और 170 ये टोटल आ जाएगा हमारा पास 250 और 170, तो ये आ गया हमारा टोटल 4,20,000। अब ये 4,20,000 हमारा 3 साल का एवरेज आया तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,40,000। 1,40,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। अब हम सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमारा आ रहा है 1,40,000 और नॉर्मल हमारा आ रहा है 1 लाख, तो 40,000 का जो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा इंटू 2 ईयर के नंबर ऑफ परचेज हैं तो ये आ जाएगा हमारा 80,000 का गुडविल। मतलब एवरेज प्रॉफिट में अगर कोई एडजस्टमेंट है तो पहले हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट करेंगे, फिर एवरेज माइनस नॉर्मल से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करके हम गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। केस डिस्कस करने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 10,000 का, ठीक है, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा था 70,000।
और वही अगर हमने ओवर वैल्यू कर दिया ओपनिंग स्टॉक, गलती से 10,000 की जगह 30,000 ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 हो गया। देखो जब सही था ओपनिंग स्टॉक 10,000 था तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था 70,000। अब यहाँ हमने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो अब हम इससे क्या बात ड्राइव कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है, कम आता है। ठीक है, वहीं इसके अपोजिट देखो, इसके कंपैरिजन में देखो, हमारा क्लोजिंग स्टॉक देखो, यहाँ 20,000 है। 20,000 अगर हमारा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000 का आ रहा है। और अगर हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक गलती से 40,000 लिख दिया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है, 70,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ता है। इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ता है। मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशन है क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ। वहीं ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। अब आओ हम नेक्स्ट लास्ट केस देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 6 लाख और एनआरआर दिया हुआ है 10%। इसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, तो ये 60,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट करने से पहले हम अगर कोई करेक्शन है तो उसको करेक्ट करते हैं और फिर एवरेज करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स के 80,000 और 1 लाख, और ये दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का ओवर वैल्यूड है 10,000 का। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का हमने देखा ना कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक हम बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो करेक्ट प्रॉफिट करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें से लेस करना है। अब इस फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो 80,000 में से हम 10,000 लेस कर देंगे तो हमारा 70,000 आ जाएगा करेक्टेड प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का। अब हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी आता है। अब देखो इसमें से हमने फर्स्ट ईयर में से लेस किया तो सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इस 1 लाख के प्रॉफिट में हम ये 10,000 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बैलेंस, 1,10,000 सेकेंड ईयर का। अब हम 70 + 110, ये आ गया 180, और 2 साल का प्रॉफिट है डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है हमारा 90, नॉर्मल है हमारा 60, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 30,000। और 2 ईयर परचेज है तो इंटू 2 करेंगे तो हमारी 60,000 क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का सीधा सीधा रिश्ता है और प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक का उल्टा रिश्ता है। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, इसलिए हमने फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट बढ़े हुए थे तो उसमें से लेस कर दिया, और इस फर्स्ट ईयर का इफेक्ट अगले साल के ओपनिंग में भी आएगा, इसलिए सेकेंड ईयर हमने वही अमाउंट ऐड कर दिया। फिर हम दोनों का एवरेज किया और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया वो हमारी गुडविल की वैल्यू आई। मेथड है, इसमें हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड हम कैसे फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम एक्चुअल कैपिटल निकालते हैं। एक्चुअल कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब देखो इसमें एसेट्स दी हुई है हमारी 9 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई है 3 लाख। तो सबसे पहले हमने एक्चुअल कैपिटल निकाल ली, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी आई 9 - 3 6 लाख। उसके बाद हम इस एवरेज प्रॉफिट को रिवर्स कैलकुलेशन से निकालते हैं। मतलब पहले हम क्या करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर कर देंगे।
तो एवरेज प्रॉफिट था हमारा 72,000, इंटू 100 किया और डिवाइड बाय NRR किया यानी 10 किया, तो हमारी वैल्यू आ गई 7,20,000। ये हमारी कौन सी वैल्यू आई? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब हम एक्सपेक्टेड कैपिटल, जो ये 7,20,000 की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, इसमें से जो एक्चुअल कैपिटल है ये लेस कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। देखो, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन कैपिटलाइज्ड वैल्यू में हम जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है माइनस एक्चुअल कैपिटल जो करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस ही गुडविल की वैल्यू आ जाती है। वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल की वैल्यू? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब देखो, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। इससे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी 5 लाख। और एक्चुअल कैपिटल, इस केस में हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 4 लाख। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, तो 5 माइनस 4 1 लाख हमारी वैल्यू आ गई गुडविल की फर्स्ट केस में। केस भी यहाँ पे सेम ही आ गया, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट केस देखिए, टोटल एसेट्स दी हुई है बिजनेस की 10 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 2,50,000। तो हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। 10 लाख में से हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस की तो ये आ गया हमारा 7,50,000। ये हमारे पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट आ गया ये हमारे पास। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10 है, तो 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे, ये आ गया 9 लाख। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैपिटलाइज वैल्यू में से ये एक्चुअल वैल्यू लेस कर देंगे, तो 9 लाख माइनस 7,50,000, तो गुडविल की वैल्यू हमारी 1,50,000 हो जाएगी इस केस में। अब नेक्स्ट केस देखो, नेट एसेट्स दी हुई हैं फर्म की 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 12% और फर्म ने अर्न किया 1 लाख का प्रॉफिट और फेयर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस दिए हुए हैं 16,000 पर एनम। गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो सबसे पहले तो हम एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1 लाख का, जिसमें एस्टिमेटेड फ्यूचर के एक्सपेंस हम लेस कर देंगे, तो ये हमारा 84,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट एसेट्स 5 लाख की थी इंटू 12/100, तो ये आ गई हमारी 60,000 की। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स कितने आ गए? 84 माइनस 60, तो ये आ गया हमारे पास 24,000। सुपर प्रॉफिट्स आ गए 24,000। अब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यह नंबर ऑफ ईयर परचेज वैसे भी नहीं दिए हुए, हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हम करेंगे 24,000 का जो सुपर प्रॉफिट आया है इंटू 100 और रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 12, तो जो वैल्यू आएगी ये हमारी गुडविल की वैल्यू आएगी। ये तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी? 2 लाख। कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, हम जो रिसेंट ईयर है उसे हाईएस्ट वेट अलॉट करते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट ईयर रिसेंट है 2023 वाला, तो इसे 4th वेट दिया जाएगा। 2022 को 3 वेट दिया जाएगा, 113 2021 वाले को 2 वेट दिया जाएगा और इसे फर्स्ट वेट दिया जाएगा। तो टोटल ऑफ वेट 96 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का वेट दिया जाएगा। 1,39,000 इंटू 2, 15 इंटू 3, 125 इंटू 4, तो टोटल आ गया ये हमारा 11,89,000। और अगर हम वेट का टोटल करेंगे 7, 8, 10, तो 1189 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,18,900 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, जो मोस्ट रिसेंट ईयर है
उसे ज़्यादा वेट अलॉट करते हैं, और जो सबसे पास्ट वाला है उसे सबसे कम वेट अलॉट किया जाता है। अब इस वेटेड एवरेज को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके टोटल ऑफ वेट्स निकाल लेंगे और टोटल ऑफ प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। हमारा गुडविल कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट होता है।